सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंदर हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्या हमारा आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक था वायु से गैसों को कैसे पृथक करेंगे। तो हम सबको पता है कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं और किसी एक गैस को मुझे अलग करना, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसे पृथक करना पड़ेगा। वायु के अंदर से जो गैसें हैं उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से पृथक करना पड़ेगा। तो पृथक कैसे करेंगे, तो उसके लिए पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि वायु होती क्या है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु जो है एक समांगी मिश्रण है। क्या है, वायु के अंदर जो है बहुत सारे घटक होते हैं जिससे हम प्रभाजी आसन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। जैसे हमने इससे अगले वाले वीडियो के अंदर प्रभाजी आसन विधि को पूरा समझा था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु जो है, एक प्रकार से इस डायग्राम को देखेंगे, चित्र वायु के घटकों का कैसे हम पृथक्करण करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, छानक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, छानक। छानक के द्वारा जो वायु जो है अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे ही वायु अंदर प्रवेश करेगी छानक के द्वारा, तो क्या होगा, ये पूरा उपकरण है जिसके द्वारा हम वायु के अंदर जो घटक है उसको हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे वायु। तो आप देखोगे जैसे ही छानक के द्वारा वायु अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वायु में दबाव बढ़ेगा। जैसे ही वायु में दबाव बढ़ेगा और तापमान को कम करेंगे, क्या होगा, तापमान को कम करेंगे तो क्या होगा, वायु संपीड़ित होगी और वायु क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि वायु जो है, वायु के अंदर जैसे ही दबाव पड़ेगा क्या होगा, वायु के अंदर दबाव बढ़ेगा और तापमान कम होगा तो क्या होगा, वायु जो है वो संपीड़ित होगी और ठंडी होगी। जैसे ही वायु आगे की ओर प्रवेश करेगी तो गर्म वायु होगी वो आगे की ओर जाएगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कुछ जल का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, ठंडा जल का हिस्सा जो होगा वो नीचे रह जाएगा और गर्म जल का हिस्सा होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो शीतल संपीड़ित जल होगा, जो शीतल संपीड़ित जल या शीतल संपीड़ित वायु हम कह सकते हैं, वो आगे की ओर प्रवेश करेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो शुष्क बर्फ जो होगी, शुष्क बर्फ के रूप में क्या होगी, CO2, तो उसको हम क्या कर देंगे, दूसरी तरफ से उपकरण द्वारा कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और जो वायु होगी वो आगे प्रवेश करेगी। द्रव अवस्था के रूप में या जल के रूप में जो वायु होगी वो आगे प्रवेश करेगी। विस्तारक जैक जो होगा उसके द्वारा प्रभाजी आसवन कॉलम जो होगा उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे प्रभाजी आसवन कॉलम के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे वायु प्रवेश करेगी और वायु क्या होगी, गर्म होगी। जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा प्रभाजी आसवन कॉलम वाला भाग विस्तारक जेट के आगे ही, तो आप देखोगे प्रभाजी आसवन कॉलम के अंदर क्या होगा, वायु धीरे धीरे प्रवेश करेगी। वायु के अंदर हो सकता है नाइट्रोजन हो सकती है और आर्गन हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है, ये गैसें प्रवेश करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन्हीं गैसों को क्या करेंगे हम, प्रभाजी आसवन कॉलम के अंदर धीरे धीरे गैसें क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के पश्चात क्या होगा, द्रव अवस्था के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो अलग हो जाएगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि वायुमंडल के अंदर मुझे अगर ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँगा, वायुमंडल के अंदर जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरी गैस जो है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो द्रव अवस्था के अंदर जो वायु है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वायु के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, वायु को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा, फिर उसे वापस क्या करना पड़ेगा, वायु को ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद उसको संपीड़ित कर सकते हैं हम आसानी से। संपीड़ित का मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, वायु को अलग, वायु के अंदर जो गैस है उसको अलग कर सकते थे। इस द्रवित गैस को क्या कहेंगे, प्रभाजी स्तंभ के अंदर धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जहाँ से सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर उसके क्वथनांक के अनुसार क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो हम इसके अंदर से देखिए कुछ प्रश्न बन रहे, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अधिक गैस होगी उसका क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा, और जो कम गैस होगी उसका क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्रयोग था कि वायु के अंदर से गैसों को कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा वायु के घटकों को पृथक करने वाला एक डायग्राम बनाया मैंने। इसके अंदर क्या किया, मैंने अलग अलग ऊंचाई पर जितने भी प्रकार की गैसें थी उनको लिया और अलग अलग ऊंचाई पर उनके क्वथनांक के अनुसार उन गैसों को अलग किया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे ऑक्सीजन को अलग करना तो क्या करूँगा, वायु में उपस्थित सभी प्रकार की सभी दूसरी गैसों को क्या करूँगा, ऑक्सीजन से अलग कर दूंगा, जिससे हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। प्राप्त कैसे कर सकेंगे, तो वायु जो होगी वो जैसे ही वो इस उपकरण के अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वायु को ऊपर जो है प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म पड़ने के पश्चात क्या होगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसे वापस हम क्या करेंगे, पुनः ठंडा करेंगे और संपीड़ित करेंगे। संपीड़ित करने के पश्चात जो गैस होगी वो क्या जाएगी, आसवन कॉलम के अंदर। आसवन कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे गर्म करेंगे और अलग अलग ऊंचाई पर जाकर उसके क्वथनांक के अनुसार क्या कर सकते हैं, गैस को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, और दूसरा टॉपिक किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी अशुद्ध नमूना ले लो आप,
उसके अंदर से मुझे कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है, और शुद्ध कॉपर सल्फेट तो कैसे प्राप्त करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग दिया हुआ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल घर जो होता है, जल घर के अंदर हम जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं कि हमारे घरों तक जो जल पहुंचता है वो किसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, तो वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। तो कोई भी अशुद्ध नमूना लेना, उसके अंदर से कॉपर सल्फर को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। तो एक प्रकार से आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जल शुद्धिकरण निकाय वाला, तो आप देखो जल भंडार दिख रहा है, जल भंडार से क्या जुड़ा हुआ है, तलर टैंक जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर ठोस पदार्थ होंगे वो बैठ जाएंगे। उसके अलावा जो निलंबित कण होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, बाहर टैंक के अंदर रह जाएंगे। और छानक टैंक जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, बारीक कण, कंकड़, जल, मिट्टी, मोटे कंकड़ वगैरह सभी प्रकार के एक प्रकार से अशुद्ध कह सकते हैं वो रह जाएगी। आगे वाला जो टैंक जोड़ेंगे हम क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण वाला। क्लोरीनीकरण के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे, और शुद्ध जल जो होगा फिर हमारे घरों तक पहुंचेगा। तो हमको भी क्या करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। एक चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है, कोई भी चीनी मिट्टी की प्याली ले लो 5 ग्राम, उसके अंदर क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। जल की न्यूनतम मात्रा लेनी है, उसको कॉपर सल्फेट को क्या करना है, उसी चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर घोलना है। ठीक है, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो कॉपर सल्फेट का एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ 5 ग्राम जो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, जिसके अंदर मैंने जल की मात्रा ली, उस घोल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे और वाष्पीकृत करेंगे। क्या करेंगे हम, ठीक है, वाष्पीकृत करने के बाद क्या करेंगे हम, एक प्रकार से हम देखेंगे विलियम को क्या करेंगे, छानक पत्र से ढक देंगे, मतलब किसी भी पत्र से ढक लेंगे, कमरे के तापमान पर उसको क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद देखेंगे तो कॉपर सल्फेट जो है ना, उसके एक प्रकार से चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। अब यही क्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर होता क्या है, तो ठोस पदार्थ होंगे उसको शुद्ध करने में इसका उपयोग लिया जाता है। जैसे समुद्री जल के अंदर नमक हमको प्राप्त करना, तो उसमें क्या करेंगे, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर क्या करेंगे, क्रिस्टल के रूप में जो ठोस पदार्थ होंगे उसको विलयन से क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो पृथक करने के लिए ये विधि सबसे आसान विधि है। तो क्या करेंगे, हम जल के साथ में क्या करेंगे, हम अशुद्ध जो क्रिस्टल है या अशुद्ध जो ठोस पदार्थ है उसको भी ले लेंगे, उसको गर्म करने के बाद उसको वाष्पीकृत करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में जो ठोस पदार्थ है वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो विघटित हो जाएंगे, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो समान गर्म करने पर एक प्रकार से कहते हैं कि गलन की क्रिया में आ जाते हैं। छानने के पश्चात क्या होगा, अशुद्ध विलय जो होगा वो विलायक में घोलने पर विलयन में जो अशुद्धियाँ होगी वो रह जाएगी, और वाष्पीकरण होने पर क्या होगा, अशुद्धियाँ जो होगी वो पुनः क्या हो जाएगी, ठोस को दूषित कर सकती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण क्रिया जब होगी तो अशुद्धियाँ जो होगी वो ठोस को क्या कर देगी, दूषित कर लेगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई सारी ऐसे आविष्कार हम कर सकते हैं कि छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे घर तक जो जल पहुंचता है, शहरों के अंदर या जल घरों के अंदर जो जल पहुंचता है उसको कैसे शुद्ध करेंगे हम, तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग मैंने बताया कि जिस प्रकार से घर जो है वो जल जो है वो ठोस पदार्थ एक प्रकार से पूरी क्रिया होती है जल को शुद्ध करने की। तो जल भंडार जो होगा, या जैसे तालाब है, कुआं है, नदी है, झरने हैं, कोई भी होगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नहर है, तो वहाँ से जैसे ही जल को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तलट एक टैंक होगा, उसके द्वारा क्या होगा, ठोस पदार्थ नीचे रखे जाएंगे, निलंबित कण जो होंगे, अशुद्धि होगी, उसको भी दूसरे टैंक में इकट्ठी कर लेंगे। एक छानक टैंक होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो अशुद्धि होगी, कंक्रीट, बारीक मोटे कंकड़, अशुद्ध जल, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीकरण जो है वो भी उस उपकरण से छानक टैंक से जोड़ दिया जाएगा, और जो पाइपलाइन होगी वो सीधे आएगी हमारे घरों तक, जिससे शुद्ध जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम अशुद्ध नमूने में से या अशुद्ध विलयन में से हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने चीनी मिट्टी के अंदर क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का एक प्रकार से 5 ग्राम लिया था कॉपर सल्फेट, उसके अंदर जल की मात्रा को डाला था, उसको वाष्पीकरण द्वारा उसको क्या किया था, ठोस पदार्थ को अलग किया था। तो इस प्रकार से हम अशुद्ध पदार्थ के अंदर से ठोस पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक जो है हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।